हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी और हमने देखा था क्लास 9 का चैप्टर 3। अब उसका हमने आधा चैप्टर पढ़ा था। अब आधा चैप्टर हम आज देखेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे शिव रमन की कहानी। तो देखिए, हमें यहाँ पर ना एक स्टोरी दी हुई है जिसमें हमें बताया गया है कि मतलब निर्धनता की कैसी कैसी स्थितियाँ हैं। तो देखिए, मैं ये पढ़ देती हूँ। शिव रमन तमिलनाडु के करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली घर के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिव रमन आर आयुर थानथियार मोची जाति का है और अब 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। तो हमें यहाँ पर एक व्यक्ति की स्टोरी बताई गई है। तो देखिए, कितने कम पैसों में वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। अन्य समय में गाँव के दूसरे छोटे मोटे काम करता है। ये भी बताया गया है कि उसे काम थोड़े टाइम के लिए ही मिलता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यही यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिव रमन करता है उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। एक चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं। देखिए, स्टोरी तो ठीक है, हम पढ़ ली, लेकिन हमें ये देखना है कि वो इसमें क्या बताना चाह रही है। वो ये बता रहा है, देखिए, महिला है तो उसको कम पैसे भी मिलते हैं। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिव रमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के काम में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, बीमार लोग भी हैं उसके घर में, लेकिन उसकी आय इतनी कम है तो दवाई कहाँ से कराएगा, एक बात निकलती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां और सबसे छोटा बेटा है। देखिए, अगर मुश्किल से खाने का ही निकाल पा रहे हैं तो उनको न्यूट्रिशन भी, कुपोषित भी होंगे बच्चे, उनको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता होगा। इससे और बीमारियां भी होती हैं। उनमें से 3 लड़कियां, सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। देखिए, उन्हें शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उसकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उसकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। तो देखिए, बहुत लड़कियों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि आगे उनकी शादी करनी है, उसमें भी खर्च करना है। उनकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर पर काम करती है। शिव रमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिव रमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति की स्थिति बताई गई है कि ऐसे लोगों की एक्चुअल में स्थिति होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे अंतर्राज्यीय समस्याएं क्या, असमानताएं क्या है। भारत में निर्धनता एक और पहलू या आयाम है। निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। देखिए, क्या होता है ना, एक स्टेट है, एक राज्य है, कोई भी ले लो, यूपी, बिहार, झारखंड, कुछ भी ले लीजिए, छत्तीसगढ़। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग मतलब जैसे अगर हम मान लें कि कोई स्टेट ज़्यादा निर्धन है तो मतलब उसमें सब लोग निर्धन है, ऐसा नहीं। कुछ परसेंटेज है उसमें अमीर लोग हैं, कुछ ज़्यादा गरीब हैं, कुछ बहुत गरीब हैं। तो इस तरीके से उनमें एक असमानता है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में दीर्घकालिक कमी हुई है। देखिए, 1970 से ये बता रहे हैं कि जो हमारी निर्धनता है उसमें थोड़ी कमी आई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। तो देखिए, क्या है ना कि जैसे कि कुछ स्टेट बहुत डेवलप हो गई जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद कुछ स्टेट डेवलप ज़्यादा हुई और कुछ स्टेट पिछड़ी हैं। तो उनमें भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। तो कितना है 2011-12 में निर्धनता का अनुपात 22%। ये आपको नोट करने वाला डेटा है, आपको नोट करना चाहिए। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। तो देखिए, जो एमपी हो गया, असम हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये जो है वो ज़्यादा ही मतलब इनके जो निर्धनता का जो रेशियो है वो राष्ट्रीय अनुपात जो है उससे भी ज़्यादा है इनका। देखिए, एक तो इनको कैसे आप जो देखिए सारे आपको लैंडलॉक स्टेट दिखेंगे, है ना, तो ये कम डेवलप है। बिहार और बस सिर्फ उड़ीसा को हटा दीजिए, बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। बिहार और उड़ीसा जो है वो सबसे ज़्यादा निर्धन राज्य है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। देखिए, एक तो होता है जैसे गांव में रहने वाले लोग निर्धन होते हैं, एक शहर में। तो जो ये बता रहे हैं कि उड़ीसा, एमपी, यूपी और बिहार है, यहाँ पर ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी है।
इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता की उल्लेखनीय गिरावट आई है। देखिए कहाँ पर जो है हमारा निर्धनता में कमी आई है, कौन सी स्टेट में, तो केरल हो गया। केरल आप ध्यान रखिए कि ये काफ़ी डेवलप स्टेट है, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में कमी आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। अब देखिए जो पंजाब और हरियाणा है वहाँ पर क्या है, जब हमारा क्रांति आई थी कृषि में, तो हरित क्रांति, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर थोड़ी निर्धनता में कमी आई। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली। तो ये बता रहे हैं कि कौन सी स्टेट किस वजह से उसमें निर्धनता कम हुई। तो पंजाब हरियाणा में कृषि की वजह से, केरल ने अपने ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन के विकास पर ध्यान दिया, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। तो ये यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हुए हैं, या आप ऐसा एग्जाम्पल कहीं पर बता सकते हैं, कोई ऐसे हुआ कुछ हुआ उसमें कि कौन सा राज्य कैसे उसने निर्धनता कम करी। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य अब हम देखेंगे। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह में रहने वाले लोगों का अनुपात 1919 से 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया। तो देखिए ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो, तो ये देखिए वर्ल्ड बैंक के अनुसार निर्धन किसको बताया गया है, जो $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करता है उसको कहा गया है अत्यंत आर्थिक निर्धनता कहा गया है। तो उसमें जो लोग हैं उनका जो परसेंटेज था वो 1990 में 36% था और 2015 में 10% पे आ गया। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देखिए क्या है, ये बोल रहे हैं कि वैसे तो अगर आप देखें तो वैश्विक निर्धनता में कमी आई है, लेकिन इसमें बहुत बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, ठीक है, बहुत असमानता है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। तो अगर पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखें तो कहाँ पर ज़्यादा कमी आई है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो चाइना है जो हमारा दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, वहाँ पर ज़्यादा निर्धनता में कमी आई। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2015 में 0.7% रह गई। तो आप देखते हैं कि चीन ने बहुत ज़्यादा जो है निर्धनता में कमी आई है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा, 88.3 से सीधे 0.7। दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनता की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है, ठीक है। और वर्ष 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो दक्षिण एशिया के देश है वहाँ पर भी काफ़ी कमी आई है, लेकिन आप देखिए चीन जितनी कमी नहीं आई है। निर्धनता के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि परसेंटेज भी कम हुआ है और निर्धनों की संख्या भी कम हुई है। जैसे 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई ये संख्या। देखिए आधी सी हो गई है लगभग। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। तो देखिए ये बता रहे हैं कि जो हमारी निर्धनता रेखा है उसकी परिभाषा के कारण भारत में जो निर्धनता है वो राष्ट्रीय अनुमान से अधिक ही है। अब यहाँ पर एक डेटा हो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट में कितना परसेंटेज है, ठीक है, निर्धनता का। तो आप इसमें देख सकते हैं कम और सबसे ज़्यादा वाला देख सकते हैं। पहले 3 देख सकते हैं, बिहार, उड़ीसा और असम आते हैं। उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं केरल में सबसे कम है, फिर मतलब उसके बाद हिमाचल और पंजाब, ऐसे आप क्रम देख सकते हैं। और भारत में 21.9%, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है निर्धनता अनुपात। अब देखिए सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई। तो देखिए इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। लैटिन अमेरिका मतलब जो आप देख सकते हैं कि जो हमारा साउथ अमेरिका आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, जहाँ पर हमारा ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चिली है, ये सारे देश हैं। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2015 में 4% रह गई।
रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। ठीक है, जो समाजवादी देश था जैसे रूस, वहाँ पे पहले कोई निर्धनता नहीं थी, क्योंकि जो स्टेट है वो पूरा कंट्रोल करती थी, लेकिन बाद में वहाँ पर भी निर्धनता हो गई। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। ठीक है, ये जो हमारे एक तालिका दी हुई है वो बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा क्या है, किस अनुसार क्या है, $1.9 पर डे से जो कम कमाते हैं उनकी। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। तो देखिए, जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है उसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें 2030 तक सबको प्राप्त करने हैं, जैसे गरीबी ख़त्म करनी है, बहुत सारे हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि जो गरीबी है वो 2030 तक ख़त्म करनी है। अब यहाँ पर जो है परसेंटेज दिया हुआ है कितना ज़्यादा, देखिए नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, उसके श्रीलंका का परसेंटेज सबसे कम है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये बता रहे हैं कि प्रतिदिन $1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोग, तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज कैसे कैसे गिरा है। तो आप देख सकते हैं ब्लू लाइन चीन की है, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है इनका नंबर। पूर्व एशिया प्रशांत रेड लाइन से दिया हुआ है, सब सहारा ग्रीन लाइन से है, सबसे ऊपर है। देखिए लैटिन अमेरिका और कैरिबियन ऑरेंज लाइन से, और दक्षिण एशिया जो आप देख सकते हैं पर्पल लाइन से है। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं सब सहारा अफ्रीका में है, और सबसे नीचे वाली लाइन किसकी है, चीन की। अब यहाँ पर कुछ डाटा है, आप सबसे ज़्यादा सबसे कम का हमेशा ध्यान रखिए। क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या मिलियन में, तो यहाँ पर दिया है, इसमें भी सब सहारा अफ्रीका सबसे ऊपर है, चीन सबसे नीचे है। सब सहारा हमारा दक्षिण एशिया जो है वो भी काफ़ी ऊपर है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जो है उसके बाद है, उसके बाद पूर्व एशिया प्रशांत है, और फिर चीन। तो मतलब इधर पर सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुई थी। अब देखिए निर्धनता के कारण, भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। देखिए क्या होगा ना, जब आपको कभी मान लो पॉवर्टी पे ऐसे लिखना होगा, तब आपको जो डेटा चाहिए होगा कि कितनी कम हुई है, क्या हुई है, तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का डेटा सही रहता है। यहाँ पर आपको ये आंसर राइटिंग में या फिर ऐसे राइटिंग में काम आएगा। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। तो अब देखिए ये एक बात कह रहे हैं कि जो हमारा भारत है वहाँ पे जो निर्धनता है उसके कितने, मतलब किस कारणों से है, तो उसके कई कारण हैं। जैसे देखिए, जब ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन था, जब अंग्रेज़ों का राज था, तो उन्होंने ऐसी आर्थिक नीतियाँ बनाई थी कि भारत की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योग के विकास को हतोत्साहित कर दिया। देखिए पहले क्या था, भारत में हस्तशिल्प बहुत ज़्यादा था, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाने का, उसको तो उन्होंने एकदम बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन्हें अपना सामान बेचना था। अगर लोग वो खरीदते तो उनका कैसे बिकता। और वस्त्र उद्योग जो पहले इतना विकसित था उसको भी बर्बाद कर दिया। बस कच्चे माल का वो बना दिया था कि कच्चा माल यहाँ से जाता था इंडिया से, बस। ठीक है, यहाँ का पूरा जो भी चीज़ें बनती थी वो सब उनने एकदम बंद ही कर दी थी, बर्बाद कर दी थी। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। ठीक है, 1980 तक तो हमारी जो डेवलपमेंट की जो दर थी वो बहुत ही धीमी थी। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। ठीक है, उस समय क्या है, रोजगार के अवसर भी नहीं थे, आय की वृद्धि भी बहुत कम हुई। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई, और इस टाइम पे क्या हुआ, जनसंख्या बहुत तेज़ बढ़ी। इन देशों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। ठीक है, सॉरी, इन दोनों ने, तो क्या हुआ कि जो प्रति व्यक्ति आय की जो दर थी, समृद्धि दर, वो बहुत कम थी। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। तो देखिए क्या होता है ना, अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो तो भी इतनी जल्दी हम अपनी निर्धनता कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आर्थिक प्रगति भी नहीं हुई। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक सीमित रहा। अब देखिए, जब हरित क्रांति आई भारत में, भारत की स्थिति देख रहे हैं, तो क्या हुआ कि रोजगार तो मिला कृषि में, लेकिन सब स्टेट में एक सा नहीं रहा। आप देख सकते हैं पंजाब हरियाणा में इसका फ़ायदा ज़्यादा हुआ। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले लोगों की संख्या के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। तो एक ये भी होता है, आप इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो सबको जो है रोजगार कैसे मिल जाएगा, है ना। इतने ज़्यादा तो रोजगार पर ईयर बनते भी नहीं है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या भी बढ़ जाती है, इसलिए भी बेरोजगारी का एक ही रीज़न है। ठीक है,
शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने की असफलता अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। तो बहुत से लोग ये मतलब काम करने लगे शहरों में। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों के बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्या जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र में भी एक विशेषता बन गई। देखिए क्या होता है ना, जो शहर होता है जब वो डेवलप होता है, जैसे दिल्ली हो गया है, मुंबई हो गया, तो क्या होता है कि वहाँ पर पैसा वाले लोग होते हैं और फिर उनकी वजह से जो घरेलू श्रमिक होते हैं, मतलब जो घर में काम करते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो उतने क्या होता है कि वो उतने वहाँ पर अपना महंगे मकान तो ले नहीं सकते, तो वो बाहर एक झुग्गी झोपड़ियों में शहर के बाहर रहने लगते हैं। आप देख सकेंगे कि कोई भी शहर में जाने से पहले आपको बाहर बहुत सारी ऐसी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ दिखेंगी, ठीक है। वहाँ पर क्या ना साफ़ सफाई होती है ना कुछ होता है, तो निर्धनता होती है, जिससे क्या होता है गरीब और कई सारी बीमारियाँ भी होती हैं। तो ये एक नगरीय आपको जो है गरीबी भी दिख जाएगी, ठीक है। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है, ठीक है। और क्या है कि आय असमानता भी रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अब देखिए कुछ लोगों के पास तो बहुत भूमि है, बहुत रिसोर्स है, कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है, जो भी एक कारण है निर्धनता का। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके। देखिए ये कोई बात है कि कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, ये ठीक चीज़ नहीं है ना। अगर मान लीजिए सबके पास थोड़ा-थोड़ा होता, तो सब लोग आराम से रह लेते। तो कुछ ऐसी जैसे भूमि सुधार करने की कोशिश करी गई, पर वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकार ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। ये यही बता रहे हैं कि जब क्या है भूमि सुधार कानून लागू करे, कुछ राज्यों ने मतलब अच्छे से उनको लागू ही नहीं किया, जो कि भारत में भूमि संसाधन की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था, ठीक है। भारत में क्या है भूमि संसाधनों की कमी है, जिसके कारण निर्धनता है। अगर ये नीति सही से कार्यान्वित हो जाती तो करोड़ों लोग जो है निर्धनता से बाहर आ जाते। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के उत्तरदायी हैं। अब देखिए ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण जो बता रहे हैं कैसे, देखिए कुछ लोगों को जैसे कि माना जाता है जो लोअर कास्ट हो गए उनको ज़्यादा, उनको मतलब वो डिप्राइव बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो हम एक सामाजिक कारण बोल देंगे, है ना। तो अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्व और आर्थिक धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। देखिए क्या होता है ना, इंडिया में एक चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत भी गरीब है, ठीक है, लेकिन वो शादी करेगा तो उसमें लगभग बहुत ज़्यादा खर्च कर देंगे, ठीक है। जितना नहीं होता है मतलब जितना भी जोड़ा होता है कुछ होता है इतना ज़्यादा खर्च कर देंगे, तो उस तरीके से एक निर्धनता बनी रहती है। इस रीज़न से भी छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है, जो कि निर्धन कठिनाइयों से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इसके लिए कर्ज लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर किसी को कृषि करनी है तो उसको उसमें बीज डालने हैं, कुछ भी डालना है, तो उसके लिए पैसे तो होते नहीं हैं, छोटे किसान हैं, तो वो कर्ज लेंगे, ठीक है, चुका नहीं पाएँगे, फिर कर्ज लेंगे, तो इस तरीके से भी वो गरीब हो जाते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्था के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं और अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का एक कारण और परिणाम है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कुछ धार्मिक आयोजन ही बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर मतलब खर्चा कर देते हैं और उसके लिए ऋण लेते हैं, तो एक ऋणग्रस्तता भी जो है वो निर्धनता का कारण है। इस कारण से बहुत सारे किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं क्योंकि वो चुका ही नहीं पाते ऋण। अब देखिए निर्धनता निरोधी उपाय, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जो निर्धनता है उसको कैसे ठीक करें। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत का मतलब सभी जो राज्य हैं वो मतलब जो देश हैं वो चाहते हैं कि उनकी निर्धनता कम हो जाए, ठीक है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर है। अब देखिए भारत सरकार क्या कर रही है, दो चीज़ें वो चला रही है। उसका उद्देश्य है पहला आर्थिक समृद्धि को उन्हें बढ़ाना है, दूसरा लक्षित निर्धनता मतलब जो बहुत ज़्यादा निर्धन है उनको लक्षित करके उनके निरोधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे कि आगे देखिए 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। ये बता रहे हैं कि मतलब स्टार्टिंग के 30 ईयर्स में तो कोई निर्धनता में कमी नहीं आई आज़ादी के बाद।
1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। अब देखिए, इसके बाद 1980 के बाद भारत की थोड़ी आर्थिक समृद्धि दर थी, वो बाद में बढ़ी। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारत की जो विकास दर है वो थोड़ी उच्च हुई, जिसके कारण क्या हुआ, निर्धनता कम हुई। देखिए, जब 1990 में क्या हुआ, एलपीजी आया, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये आया ना। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके बाद भी निर्धनता इसलिए भी कमी आई क्योंकि उसके बाद हमारा आर्थिक विकास बढ़ा। सॉरी। फिर हम देखेंगे, इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, जब आर्थिक समृद्धि होगी तो निर्धनता का उन्मूलन होगा। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास के में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। देखिए, जब आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो क्या है, अवसर भी ज़्यादा रहेंगे, है ना। अगर मानव विकास में निवेश इन्वेस्ट किया जाएगा तो जो हमें आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध होंगे। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तो क्या है, शिक्षा में भी इन्वेस्टमेंट में बढ़ता है। इससे क्या है, लोग मतलब अपने बच्चों को भी आगे स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तथापि ये संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र, देखिए, ये बता रहे हैं, ये भी संभव है कि आर्थिक विकास हुआ, उससे जो अवसर हुए वो, उससे क्या है, जो मतलब बाकी लोगों को फायदा हो, लेकिन निर्धन लोग उससे डायरेक्ट उनको लाभ नहीं मिला। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो हमारी समृद्धि है वो बहुत ही कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग एक गाँव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लोग कृषि पर आश्रित हैं। और जब कृषि में कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो उन उन लोगों का भी डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। उन लोगों की भी आय नहीं बढ़ेगी, ये भी एक रीज़न है गरीबी का। क्योंकि लोगों के पास क्या है ना, किसान भारत में ज़्यादातर छोटे किसान हैं, तो वो उतना उपज उनका हो ही नहीं पाती है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता और निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ पर करना आवश्यक है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो सरकार है उसने कौन कौन सी योजनाएं करी निर्धनता को हटाने के लिए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान 2005 में, मनरेगा जिसको बोलते हैं, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। जो मनरेगा था 2005 से, ये याद रखिए। तो इसमें क्या कहा था कि हर एक घर से एक ठीक है, मजदूरों को कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार मिलेगा इसमें। ठीक है, इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाव और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। ठीक है, एक तो क्या था इसका कि सतत विकास में ये लोग काम करेंगे, जैसे क्या है, सूखा, वन कटाव और मिट्टी के कटाव समस्याओं से बचाने के लिए। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया और 1/3 इसमें रोजगार किसको मिलेगा, महिलाओं को। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% और 53% है। देखिए कितना किसका परसेंटेज है, ये भी दिया हुआ है। औसतन रोजगार वर्ष 2006-2007 में 65 रुपये से बढ़कर 132 रुपये वर्ष 2013-14 में कर दिया गया। देखिए इनने क्या है, उनका 132 रुपये, मतलब उनकी 65 से 132, उनका मतलब पैसे भी बढ़ा दिए। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है। इन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने मजदूरी दर की सीमा परिसर 281 प्रतिदिन हरियाणा के श्रमिकों से 168 प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई है। अब देखिए, अलग अलग राज्यों में भी जो मजदूरी दर है वो अलग अलग है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। अब सेकंड क्या है, जो हमारी सरकार है वो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष बनाएगी। ठीक है, इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। तो ये जो हमारी मनरेगा है, इसको चलाने के लिए क्या है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष बनाया जाएगा और राज्य बनाएंगे राज्य रोजगार गारंटी कोष। कार्यक्रम के अंतर्गत
अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। अब ये भी अगर उनको 15 दिन तक रोजगार नहीं मिला तो उनको क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है। दूसरी योजना हमारी आ गई मनरेगा, हमने पहली पढ़ी। दूसरी है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। इस कार्यक्रम मतलब ये 2004 का है, याद रखना। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्होंने मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। देखिए ये योजना किन के लिए है? जो अकुशल है, ठीक है, उनमें कोई स्किल नहीं है, ठीक है, वो शारीरिक काम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ खुदाई हो गई या कुछ हो गया है ना, उस तरीके के कार्य, कोई निर्माण कार्य हो गया, इस तरीके के काम। तो क्या है, यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है, मतलब ग्रामीण निर्धनों के लिए है, ठीक है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। इनका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषण कार्यक्रम के रूप में किया गया है। देखिए एक ये भी होता है, कोई योजना होती है तो उसमें राज्य वित्त पोषण कर रहा है या केंद्र कर रही है, या दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अकेले केंद्र कर रहा है। तो इसमें जो पूरा वित्त पोषण है, मतलब पूरा पैसा, वो कौन? केंद्र देगी। और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और राज्यों को भी मतलब खाद्यान्न मिल रहा है निःशुल्क, ठीक है। एक बार NRIGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें देखिए ये जो पहले है NRIGA मतलब मनरेगा वाला कार्यक्रम, और NFWP मतलब राष्ट्रीय काम के बदले अनाज वाला कार्यक्रम, ठीक है। प्रधानमंत्री, तीसरा यहाँ पे मेंशन क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये योजनाएं लिख लीजिए, ठीक है। एक अन्य योजना है जिसमें 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। अब ये किस लिए है? तो देखिए पहले ये है 1993 में स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य था जो ग्रामीण और छोटे शहर हैं, ठीक है, वहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार है, हम यहाँ पे देखिए अकुशल लोगों के लिए नहीं, शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनको स्वरोजगार के अवसर, ठीक है, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता करना। अब देखिए जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें स्वरोजगार के अवसर सृजित कराने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। अब यहाँ पे एक और बता रहा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना था है। तो ये किस लिए है? जो ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहर है वहाँ पर स्वरोजगार के अवसर। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। ये सारे कार्यक्रम आपको याद करने हैं। तो अब हम किस याद करें? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए अगर आपको कोई चीज़ याद करने में डिफिकल्टी होती है, सबसे ईजी है उसको बार बार बोल लीजिए, बहुत बार बोल लीजिए, अपने आप आपको याद हो जाएगी। सबसे ईजी तरीका। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। तो फ्रेंड जो ये वाला कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये किस लिए है कि जो निर्धन परिवार है, एक होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह में संगठित कर, ठीक है, उनको बैंक ऋण और सरकारी सहायता दिला के निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये बता रहे हैं कि जो हमारी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, इसके अंदर क्या है, जो सारी प्राथमिक स्वास्थ्य हो गया है ना, शिक्षा हो गया, पेयजल हो गया, इसके लिए क्या है, राज्यों को सहायता दी जाती है इसमें। एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना है, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट अध्याय में बताएंगे, अंत्योदय अन्न योजना। इस कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं। उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम चलाया गया तो एकदम निर्भरता कम हो गई, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि क्या है कि इनका कार्यान्वयन में एक तो कमी है, दूसरा इनका जो लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। जैसे मान लीजिए ऐसा भी होता है कि जो लोग संपन्न है वो इन योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो बहुत गरीब है वो नहीं उठा पा रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए, यही मैंने आपको भी बताया। हालांकि हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है, लेकिन अब क्या है, अब ऐसा सरकार कर रही है कि उन परिवारों को मतलब इसका फ़ायदा मिले।
भावी चुनौतियाँ। अब देखिए भारत के पास कौन सी आगे चुनौतियाँ हैं। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। देखिए निर्धनता में कमी तो आई है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई है ना? अभी भी बहुत बड़े स्तर पर है निर्धनता। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है और इनमें असमानताएँ व्याप्त है ना? कुछ सामाजिक मतलब जैसे कुछ राज्य ज़्यादा गरीब हैं, कुछ कम हैं। इसमें राज्य के अंदर भी बहुत सारी ऐसी असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। सामाजिक समूह और आर्थिक समूह जो ये ऐसे बता रहे हैं, जैसे कि मतलब जो लोअर कास्ट हो गए, ठीक है? वो ज़्यादा असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। अब ये बोल रहे हैं कि आगे जो है इसमें प्रगति हो सकती है। ये मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। अब देखिए हमारी आर्थिक समृद्धि भी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है? और सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है अभी की। अगर अभी उपलब्ध कराई जा रही है तो वो लोग आगे जो है अच्छा मानव संसाधन बनेंगे। जनसंख्या जो हमारी है वो भी उसमें मतलब जो जनसंख्या वृद्धि की दर है उसमें भी स्थिरता आ रही है। तो इन सब के कारण क्या होगा, आगे निर्धनता उन्मूलन वो बोल रहे हैं कि हो सकता है अच्छे से। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। ये न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। देखिए ये बता रहे हैं कि क्या है, देखिए एक व्यक्ति के पास खाने पीने को नहीं है तो हम निर्धन बोलते हैं। एक निर्धनता ये हो गई कि बहुआयामी निर्धनता जो होती है, ठीक है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी होता है कि मतलब अगर शिक्षा नहीं है, पेयजल नहीं है, फ्यूल नहीं है कुकिंग का, तो उसको भी हम निर्धनता में ले आते हैं। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर मतलब जो उसका उचित स्तर होना चाहिए, उसकी अपेक्षा गरीब किसको जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के बारे में ये है, ठीक है? मतलब एक उचित स्तर मतलब जितना लोगों के पास होना चाहिए, लेकिन हम न्यूनतम स्तर की इतना है तो वो गरीब नहीं है, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? अनेक बुद्धिजीवी बोलते हैं इसको मानव निर्धनता तक इस अवधारणा को लाना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या रोजगार की सुरक्षा है या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? तो देखिए ऐसा नहीं है कि भोजन नहीं है तो ही हम कहेंगे। अगर मान लो इसके पास खाने को है लेकिन घर भी नहीं है, वो अपना अगर उसे बीमारी है तो स्वास्थ्य सेवा नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, आत्मविश्वास भी नहीं है, मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, तो वो निर्धन की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजन नहीं है तो हम उसे निर्धन बोलेंगे। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि मतलब विकास भी तो मानव का विकास भी तो ज़रूरी है, इसलिए मानव निर्धनता बोल रहे हैं। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदली है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है, ठीक है? एक गतिशील स्थिर लक्ष्य नहीं है कि इसको प्राप्त कर लिया, इसको गतिशील मतलब इसको लगातार हमें इस पर काम करना है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। तो वो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आगे हम उनको मतलब न्यूनतम आवश्यक आय तो उन्हें मिल सके, ठीक है? इसके साथ देखिए सभी को मतलब स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, लैंगिक समानता है ना, जैसे कि इसमें लैंगिक समानता मतलब महिला पुरुष दोनों को समान अवसर, निर्धनों ऐसे नहीं निर्धनों को सिर्फ यही चाहिए, उनको सम्मान भी चाहिए, ये सब भी हम दे सकें। अभी ये सारांश दिया चैप्टर का, हम पढ़ लेते हैं क्या है। आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम है। समानता इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है, ठीक है? निर्धनता को हम कैसे मापते हैं? निर्धनता रेखा की अवधारणा से। इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता की मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया, परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। यही बता रहे हैं कि जो हमारी निर्धनता रेखा है उसके आधार पर हम निर्धनता मापते हैं, लेकिन अब क्या है, मानव निर्धनता मतलब और भी चीज़ों को देखा जा रहा है। तो पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर होती है हमारा अभ्यास को आप करिए, ठीक है? आपसे हो जितना हो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करिए। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।